हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज मैं फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनएम भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है 1000 प्रश्न का सीरीज। ठीक है, 1000 प्रश्न ये जो हम करवा रहे हैं पूरे 38 टॉपिक से रहेंगे 1000 प्रश्न। अगर 1000 प्रश्न पूरे 38 टॉपिक से हमने करवा दिया आपको, तो ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि 60 से 70 प्रश्न आपके इसी 1000 प्रश्न से डायरेक्ट 11 जनवरी के दिन पेपर में फंसने वाला है, लड़ने वाला है। ये श्योर है और आपको ये अच्छे से पता होगा। श्वेत कौल मेडिकल अड्डा की बात पत्थर की लगी। अगर श्वेत कौल मेडिकल अड्डा ने बोल दिया, वो होना तय है। हाँ, 60 से 70 हम बोल रहे हैं तो भैया 2-4 प्रश्न कम ही फंस सकता है। 60-70 की जगह पे 55-60 ही पर हो सकता है, लेकिन फंसेगा जरूर, ये तो पक्का है। अगर हमने करवा दिया तो। अब करवाएंगे क्यों? क्यों करवाएंगे? क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं। पिछले 2 पार्टों का आपने बहुत ही सपोर्ट किया। ठीक है, लगभग 2000 व्यूज दोनों पे कंप्लीट हैं, लाइक भी अच्छे हैं, कमेंट भी अच्छे हैं, तो जिसके कारण हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं मोटिवेट होके। अब वहीं पे जब आपका सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो भैया हम डिमोटिवेट हो जाते, इच्छा ही नहीं होती। क्यों वीडियो बनाएं यार, क्यों क्यों ये सवाल उठता है कि वीडियो क्यों बनाएं जब हम इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो बिना पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, बिना स्वार्थ के लिए। और हमारा ये भी उद्देश्य नहीं कि हम फ्यूचर में अब इसको हम एक व्यवसाय के रूप में देखें, तो हम क्यों पढ़ाएं। और हम किसी वीडियो में ये भी नहीं बोलते हैं कि चलो हमारी वीडियो को लाइक ही कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो किस उद्देश्य से पढ़ाएं? पढ़ाना एक ही कारण है, आप सभी के लिए पढ़ाना। जो भी करना आप सभी के लिए करना। तो आप में भी ये सोचना चाहिए कि सर आखिर क्यों कर रहे हैं, तो आप ही के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सोचकर आप खुद कुछ नहीं करना है। वीडियो तो देख दो, कुछ नहीं, जस्ट कमेंट कर दो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए, पार्ट थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में आपके सिलेबस में 38 टॉपिक में तीसरे नंबर पे आप देखेंगे। तीसरे नंबर टॉपिक में आपको एससी और सीएससी और पीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डीएच, इन सब के बारे में दिया होगा। तो यही हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। कितने नंबर आएंगे भैया? 2 से लेके 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर ही आता है आपके भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से। सब सेंटर के बारे में, आपका सीएससी के बारे में, पीएससी के बारे में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, अगर ये आने वाले 1 घंटे में अगर आपने धैर्य के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यानपूर्वक देख लिया वीडियो को, तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं इस टॉपिक से जो आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आएगा, वैसे तो आएगा 3 नंबर तो आएगा, तो ये 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आने वाले 1 घंटे के अंदर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर एक ही साथ आप सब अपलोड कर दीजिए। तो एक ही साथ हम नहीं अपलोड कर सकते हैं यार, हमारे पास टीम नहीं है और ना ही हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस जो हैं या फिर जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये खुद सोच कर समझ कर बनाना पड़ता है कि भाई क्या चीज़ें हम लिखें, कि सरल से सरल भाषा में क्या लिखें कि आपको समझ में आ जाए, सरल से सरल भाषा में क्या समझाएं कि आपको समझ में आ जाए। और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर लिखना पड़ता है कि एग्जामिनर क्या सोच कर ये प्रश्न बना सकता है और क्यों बना सकता है। ये सोचकर हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, हमारी बातों को ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, अब तो इंड है। ठीक है, ख़त्म ही होने वाला है। जहाँ से भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उन सभी चीज़ को एमसीक्यू, चाहे जो जिन्होंने थ्योरी पढ़ाया है, थ्योरी पढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर थ्योरी पढ़ाया है तो अपडेटेड थ्योरी के साथ पढ़ाया है, ये है। ये भी देखना होगा कि अपडेटेड थ्योरी के साथ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। और जो प्रश्न बनाया है आपके लेवल के हिसाब से बनाया है या फिर आपके लेवल से ज़्यादा हाई लेवल बनाया है, ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, हमें भी पता है, हमारे पास भी वीडियो आते हैं चैनल के। जितने चैनल आप नहीं जानते होंगे, उससे ज़्यादा चैनल हमको पता है कि कौन इस समय। पहले तो कोई नहीं, जब भर्ती नहीं आया था, भर्ती के लिए बातें की। अब ये सभी जैसे कि बारिश की मेढक होते हैं ना, भर्ती आते ही सभी इस चैनल वाले बाहर आ जाएंगे। अब भर्ती कंप्लीट होगी नहीं, एग्ज़ाम होते ही सभी चैनल वाले 1-2 दिन रहेंगे। अभी जैसे पेपर 11 तारीख को है, ठीक है, 11 तारीख तक ये चैनल वाले रहेंगे। ठीक है, 11 तारीख तक रहेंगे, हो सकता है 12-13 तक रहे, क्योंकि कट ऑफ बताना होगा।
11 जैसे पेपर खत्म होगा और सभी लोग कट ऑफ बताना शुरू हो जाएंगे, हमारे चैनल से आया, हमारे चैनल से आया, यही बात बोलेंगे, हमारे चैनल से आया, जो हमने पढ़ाया वही आया। अब कट ऑफ इतना ही जाएगा, 2-3 दिन ये करेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे, बिल्कुल बारिश की मेंढक जैसे गायब हो जाते हैं, बारिश के समय बाहर आ जाते हैं, फिर बारिश खत्म होते ही गायब हो जाते हैं, वैसे ये लोग भी गायब हो जाएंगे। फिर रिजल्ट के लेकर आप परेशान रहेंगे। रिजल्ट के लिए आप अगर बोलेंगे कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, चलो हमारे साथ लखनऊ चलो, ये करो, ट्विटर कैंपेनिंग करो, ये करो, तुरंत आपको ब्लॉक करेंगे, भले ही आपने 3,000 रुपये फीस देकर उनका कोर्स खरीदा हो, आपको पहचानेंगे नहीं कि आप कौन हो। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए आप बोलोगे कि सर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, चलिए हमारे लिए हमारे साथ ये करिए, नहीं बोलेंगे, नहीं खड़े रहेंगे। खड़ा को वही रहेगा जो सच में आपके हित के बारे में सोचता है, आपके भविष्य के बारे में सोचता है। वो अपनी अपनी मतलब कि अपनी लाइफ को रिस्क, अब देखिए जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है भाई, वो उसके ऊपर सबसे बड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क रहता है उसके साथ कुछ भी। जैसे अभी हमने धरना प्रदर्शन के लिए बात बोला, हमने ट्विटर कैंपेन के लिए बात बोला, तो सबसे पहले हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर बाद में एक्शन लिया जाएगा। तो ये रिस्क वाली बात है, और ये रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। रिस्क वही लेगा जो सच में आपको अपना बहन मान चुका है कि हाँ, हम अपने बहन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बातें कड़वी लगती हैं, सच सच बोलते हैं, और हम मिठास नहीं बोलते हैं, और भी लोगों की तरह जो चीज़ रहती है क्लियर अंधकार में रखने की कोशिश करते ही नहीं। इसीलिए हमने आपको बोला कि भाई हम इतना ही बोलेंगे, हमारा बैच पढ़ो या ना पढ़ो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किताब पढ़िए, जो भी आपके पास किताबें हैं उस किताब को पढ़िए, एक बार नहीं 3 बार। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो अब जिन्होंने थियरी पढ़ा है, ईमानदारी के साथ रिवाइज एक बार करके जाना ढंग से। ठीक है, मैराथन के चक्कर में ना पड़ें, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन पेपर दे के आएंगे उसी दिन ये रोना आएगा कि मैराथन के चक्कर में दिन भर ना पड़े होते तो आज बात कुछ और होती। मैराथन जो भी करवा रहा है, 1% का बेवकूफ़ बनाने वाला काम, 1 भी प्रतिशत ईमानदारी से नहीं करवा रहा है। एग्जाम को देखते हुए वो करवा ही नहीं रहा है, सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, और आपको भी पता है कि हमें ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फिर भी आप बेवकूफ़ बन रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? सीधा सीधा दिख रहा है कि आपका पेपर 5 ऑप्शंस के प्रश्न आए जाएंगे, लेकिन एक भी सिंगल टीचर ने नहीं पढ़ाया 5 ऑप्शंस। मुझे अफसोस ये होता है कि एक भी सिंगल टीचर ने, बड़े बड़े चैनल वालों ने 5 ऑप्शंस के एमसीक्यू करवाया ही नहीं है, जबकि सभी को पता है कि 5 ऑप्शंस के प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर भी क्यों नहीं करवाया यार? क्यों नहीं करवाया? सवाल ये होता क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया है, एक साल जो पढ़ा देते हो वही हर साल पढ़ाते हो। एक ही साल ये लोग मेहनत करते हैं, एक साल जो प्रश्न बना दिया उसी प्रश्न को हर साल पढ़ाएंगे। जो अभी इस साल पढ़ा रहे हैं ना, देख लेना, यही प्रश्न अगले साल भी पढ़ाएंगे। नया प्रश्न इनका बनता जब ऑप्शंस बदलते तब। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि भाई 3 पैटर्न पे प्रश्न बने जाएंगे। नंबर फर्स्ट पैटर्न ध्यान में रखना, 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे आपके भर्ती परीक्षा में, 3 टाइप के बस। पहला टाइप आपको मिलान वाले प्रश्न मिलेंगे, 5 से 6 प्रश्न मिलान वाले मिलेंगे। दूसरा टाइप जो बनेगा, कथन बेस पे प्रश्न बनेंगे, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, 2 और 3 सही है, एक भी सही नहीं है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तीसरा आपका जो टाइप रहेगा भैया, प्रभाव, कारण और प्रभाव के प्रश्न बनेंगे, कि कारण भी सही है, प्रभाव भी सही है, कारण गलत है, प्रभाव सही है, ऐसे करके भी प्रश्न बनेंगे, वो भी 5-5 ऑप्शंस वाले। और यही तीनों पैटर्न जो समझ लिया, और कोई ये 3 पैटर्न पे कोई पढ़ाया ही नहीं है यार, चाहे वो बैच में चाहे 5,000 का फीस लिया हो, चाहे 3,000 का फीस लिया हो, चाहे फ्री मैराथन करवा रहा हो, कोई ये टाइप का प्रश्न करवाया ही नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला है कि लेवल लेवल की बात मत करो, लेवल बहुत ही आसान आएगा, पैटर्न डिफिकल्ट आएगा, तरीका डिफिकल्ट आएगा। आप कटाप बता सुन लियो ना कि कटाप हमारे गुरुजन ने बोल दिया कि जनरल से ज़्यादा 60 कटाप नहीं जाएगी, जनरल से ज़्यादा, जनरल की कटाप 60 से ज़्यादा नहीं जाएगी। वो कौन होते हैं यार पहले से कटाप की प्रिडिक्शन करने? अभी तो पेपर भी नहीं बना है, पेपर हाथ में आया ही नहीं, तो कैसे आप बता रही है कि कटाप 60 से ज़्यादा नहीं जाएगी? आप आयोग हो? आयोग कभी गए हो?
फिर कैसे आपने बता दिया? हमने गाइस कभी भी आपको कट ऑफ अभी पेपर से पहले आज तक भी नहीं बताया है। आज तक भी नहीं बताया, इतना ही बताया है कि जितना हो सके उतना नंबर लाने की कोशिश करिए। अगर पैटर्न डिफिकल्ट पूछ लिया ना, जो 60 आप बता रहे हो ना, 40 भी नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा अगर पैटर्न डिफिकल्ट पूछ लिया तो। और ये एजेंसी का रिकॉर्ड है, ये ऐसा पैटर्न घुमा घुमा के पूछता है ना। लेवल तो भाई आसान रहेगा, लेवल की बात मैं करता ही नहीं हूँ। आप ये मत सोचो कि आप एनम हो तो आपको नीट मतलब कि बहुत ही ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न बनाए जाएंगे, नहीं। बहुत ही आसान रहेगा लेवल, बहुत ही हलवा रहेगा। लेकिन पैटर्न डिफिकल्ट रहेंगे, ऑप्शंस डिफिकल्ट रहेंगे। ऑप्शंस पढ़ते ही ऐसा लगेगा कि सभी ऑप्शन सही है, इसमें हम गलत कौन सा करें, या फिर सही ऑप्शंस हमको गलत दिख रहे हैं, इसमें सही क्या करें। ऐसे ऑप्शंस क्लोज क्लोज ऑप्शंस बनाए जाएंगे। मैंने टेस्ट दे दिया, आपको 15 टेस्ट दिया है। आपने मुझे अगर सपोर्ट किया होता, जितना और भी लोगों को आपने सपोर्ट किया था, उतना हमें सपोर्ट किया होता, भैया ये 15 से 150 टेस्ट देने में देरी ना होती। लेकिन आप तो सपोर्ट किया ही नहीं, बल्कि आपने निगेटिविटी फैलाया मेरे प्रति कि बहुत ही गलत प्रश्न करवाते हो, बहुत ही हार्ड प्रश्न करवाते हो, ऐसे प्रश्न नहीं आते इसलिए टेस्ट नहीं देते तुम्हारा, ये चीज़ें आपने फैलाया है। लेकिन देख लेना, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम के दिन याद आएगा, एक एक शब्द कि श्वेत कमल ने क्या क्या बोला था। उस दिन का बेसब्री से इंतजार, जिन्होंने मुझे शुरू से फॉलो किया है, जिन्होंने सच में हमें मान कर चला कि श्वेत कमल सर जो बोल रहे हैं, इन्हीं की बातों में दम है, इन्हीं की बातों में सच्चाई है। और उनका स्कोर भी आता है अच्छा खासा, 90 स्कोर आता है हमारे टेस्ट में। 95, 99, 99 तक स्कोर आता है, वो भी ईमानदारी के साथ। पर्सनली मैं खुद उनको बैठा के टेस्ट दिलवाता हूँ अपने आँख के सामने। ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑफलाइन कैंडिडेट हमारे पास है ही नहीं, ऑफलाइन भी हैं। ये मत सोचो कि ऑफलाइन नहीं है। और आपके टेस्ट में आप अभी टेस्ट दे रहे हो, तमाम जगह पे दे रहे हो, तमाम लोगों ने टेस्ट करवाया, तो 70 आ रहे हैं तो खुश भी होने की जरूरत नहीं है। इस बार हर एक कैंडिडेट की तैयारी पीक पे है, ठीक है। हर एक लोगों की तैयारी पीक पे है, समय अच्छा खासा मिला है, बहुत समय मिला। लोगों ने पढ़ा, जम के पढ़ा। आपको डरा नहीं रहा हूँ, ना फिर आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ। ये मत सोचो मैं आपको डरा रहा हूँ, डीमोटिवेट कर रहा हूँ। इतना ही बोल रहा हूँ, हल्के में लेके मत चलना, बस सीरियस हो के। अभी भी समय है, 10 दिन समय बहुत होता है, 9-10 दिन समय अब भी है। अब भी आप उस टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस करो। हालांकि पूरे यूट्यूब पे तो कोई करवाया ही नहीं है जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। 5 ऑप्शंस के एमसीक्यू करवा रहा हूँ, कोई तो करवाया ही नहीं है, और ना ही आपकी किताबों में कहीं पे है। अब क्या कर सकते हैं, अब यही एक रास्ता है कि पूरी की पूरी थियरी जितनी हो सके उतनी आप थियरी को रिवाइज करना है, ठीक है। थियरी को रिवाइज करिए, अभी भी समय है। पूरी की पूरी थियरी नहीं पढ़ा है तो ढंग से अभी थियरी को रिवाइज कर लीजिए। सेलेक्टिव टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी टॉपिक को कई बार रिवाइज कर लीजिए, बात बन जाएगी भैया। क्योंकि प्रश्न थियरी बेस पे ही बनाए जाएंगे। कि कोई बात नहीं है, पॉजिटिव रहिए, जो पढ़ा है वही आएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़ा हूँ वही आएगा पेपर में। ये मत सोचो कि अलग आएगा, जो आपने पढ़ा है पेपर में वही आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस प्रश्न को बना पाते हो कि नहीं। तरीके से, जिस तरीके से पूछा जाएगा वो तरीका अलग रहेगा। वो तरीका आपने पढ़ा है कि नहीं ये डिपेंड करेगा। वो तरीके से आपके गुरुजन ने पढ़ाया है कि नहीं ये डिपेंड करता है। तो मुझे पता है किसी ने नहीं करवाया है 5 ऑप्शंस का एमसीक्यू, किसी ने भी नहीं करवाया है। मैराथन करा रहे हैं, अब भी करवा रहे हैं। 11 तारीख तक ये लोग करवाएंगे, 10 तारीख तक तो ये लोग मैराथन चलाएंगे ही चलाएंगे। लेकिन किसी की औकात है ही नहीं कि 5 ऑप्शंस की मैराथन हम करवा दें। जो भी प्रश्न करवा रहे हैं उसमें 5 ऑप्शंस की करवा दें मैराथन, किसी की औकात नहीं है। सिंगल एक टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी की औकात नहीं है। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि ये पैटर्न खाली यूपी में ही लागू होता है और जगह पे नहीं। तो हम जो पढ़ा रहे हैं तो ये सारे राज्यों के लिए, ताकि हमारे सारे राज्य, हमारे जो चैनल पे हों, सारी राज्य के लोग देखें। और यही यही प्रश्न हम हर एक साल पढ़ा पाएँ, इसलिए कोई नहीं पढ़ाएगा।
तो गाइस बात की बात है, ठीक है? उस सब चीज़ को लेकर आप परेशान मत रहिए, ठीक है? बुरा मुझे तब लगता है यार कि मेरे चैनल से आप जुड़े हो, ठीक है? मेरे ग्रुप से भी जुड़े हो और मुझसे ही सवाल करने लगते हो कि सर आपने कब वीडियो डाला? हमने तो देखा ही नहीं। मतलब किस लिए ग्रुप में जुड़े हो? ये इस बात को मुझे क्रोध आया। कई बार मैंने देखा कई लोगों ने जिन टॉपिक पे जिन टॉपिक पे मैंने वीडियो बना चुका है, उस टॉपिक से ही सवाल बार-बार पूछे जा रहे थे मेरे से। तो इसका मतलब यही है ना कि आप लोग अब वही टॉपिक पे अगर कोई जैसे कि मेरे वीडियो बनाने के बाद जो भी टॉपिक पे मैंने जैसे कि लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि कितने दिनों में आपका सिटी आता है, ठीक है? कितने सिटी इंटीमेशन मतलब कब जारी होगा? मैंने यही बताया था कि भैया 1 तारीख से तक आपका सिटी जारी हो जाएगा, ठीक है? तो 1 तारीख को और कोई वीडियो बनाया तो आप उसका वीडियो मेरे को भेज को बोले कि क्या सर ये बात सत्य है? अरे भाई उनसे पहले तो मैं वीडियो बनाया था, वो तो आपने देखा ही नहीं है और मैंने जो नोटिस भेजा उसी नोटिस को मेरे पास आप उल्टा भेज के पूछ रहे हो क्या सर ये नोटिस सत्य है? इसका मतलब आप मेरे ग्रुप में जुड़े हो खाली टाइम पास करने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए। मतलब हमारी बातों को आप सुन नहीं रहे हो, हमारी बातों को देख नहीं रहे हो, दूसरों की बातों को देख रहे हो। ये बात का है, तो मुझे यही पता चल गया कि मेरे अलावा आप लोग कहीं और पे देखते हो वीडियो, अच्छी बात है देखिए, बट मेरे यहाँ से चले जाइए। मैं अपने यहाँ भीड़ बनाने बढ़ाना चाहता ही नहीं, मेरे यहाँ से मत देखिए, सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ग्रुप में जुड़ो तो ग्रुप से लेफ्ट जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, सब्सक्राइबर चाहिए ही नहीं, कभी तो मैं लालच में हूँ ना, मैं तो वीडियो किस लिए बनाता हूँ यार? मैंने कई बार बोल चुका है जब बिज़नेस मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है? मुझे बिज़नेस करना ही नहीं, यूट्यूब को लाइफ टाइम चलाना ही नहीं है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, कब हम इसको क्लोज़ कर देंगे मुझे खुद ही नहीं पता है। ये खुद याद आएगा भैया, पेपर हो रहा है हो जाने दीजिए, पेपर के बाद खुद ही याद आएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका सब सेंटर, पीएससी, सीएससी और जिला अस्पताल संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, स्वास्थ्य संगठन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। देखिए, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का एक संगठन, एक मजबूत सिस्टम है जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक फैली हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को सस्ती, सुलभ और क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। यह सिस्टम विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो भी ये सिस्टम है भारत में जो सेवाएं चल रही है, स्वास्थ्य संगठन जो है, ये एक मजबूत सिस्टम है और ये राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक फैली हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को सस्ती, सुलभ और क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। अच्छा, ये तो बात तो हमने समझ लिया, लेकिन ये किस सिद्धांत पे चलती है भैया? भारत में जो स्वास्थ्य संगठन है, ये किसके सिद्धांत पे चलता है? तो उत्तर होगा डब्ल्यूएचओ के सिद्धांत पर चलता है। डब्ल्यूएचओ के सिद्धांत पर आधारित है अभी, ठीक है? और भी देश हैं लेकिन अभी पहले जैसे कि अमेरिका भी चलता था, उसका भी जो स्वास्थ्य सिस्टम था डब्ल्यूएचओ के अनुसार ही चलता था, लेकिन अमेरिका निकल गया, बाहर हो चुका है डब्ल्यूएचओ से, ठीक है? तो अभी भारत अपना है और डब्ल्यूएचओ के अनुसार ही चलता है। तो भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ये इम्पोर्टेंट है। जो भारत की स्वास्थ्य नीति है, ये 2017 के अनुसार चल रही है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखती है। स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से सार्वजनिक, सरकारी और निजी क्षेत्रों में बांटी जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सिस्टम मुख्य भूमिका निभाती हैं। जो ग्रामीण इलाका है यहाँ पे सरकारी सिस्टम मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न अभी हाल ही में बिहार एनएचएम का पेपर हुआ था, यहाँ से प्रश्न बना था। मैं जो ये थियरी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? थियरी पढ़ाने के बाद एमसीक्यू पढ़ाता हूँ, हमारी ये आदत है। हम डायरेक्ट एमसीक्यू रटाने का काम नहीं करते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट रटाने का काम करते हैं, थियरी रटाना नहीं। अगर थियरी रटा रहे हैं तो टीचर का कोई रोल है ही नहीं यार। अगर हम आपको एमसीक्यू रटा रहे हैं तो उसमें टीचर किस बात का टीचर हम पे? अगर हम सरल शब्दों में आपको थियरी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो फिर किस बात का टीचर कहलाता? यहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में बन सकता है, डायरेक्ट पूछेगा वन लाइन में कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, क्योंकि बिहार एनएचएम में ये प्रश्न आया था तो 1977 में, ठीक है? इसमें जो नर्सें रहती हैं, जो नर्सें काम रहती हैं, जो नर्सें स्वास्थ्य सेवा देती हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बोलते हैं, ठीक है? जो भी नर्सेस काम करती हैं,
क्योंकि भैया ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की कमी रहती है, तो भैया नर्स ही यहाँ पे इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण लोगों को बुनियादी सुविधा तक प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाद में यह राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन है जो है NRHM 2005 और अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का हिस्सा बन गया है। 2026 तक अगर हम बात करें, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या बढ़ी है लगभग भैया 1.7 लाख आप बोल सकते हो, या फिर 1,70,000 बोल सकते हो। इतनी संख्या में उपकेंद्र हैं, सब सेंटर है। अगर पूछ लेगा कि भारत में बताइए 2026 तक लगभग कितनी संख्या में सब सेंटर स्थापित हैं, तो आप बताओगे कि भैया 1,70,000 या फिर 1.7 लाख आप बताओगे। और वहीं पे अगर हम बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो इनकी संख्या लगभग 32,000 है 2026 तक। अगर हम PSC की बात करें तो 6.5 हजार हैं। ठीक है, CSC की 6.5 हजार CSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अच्छा, अब वहीं पे 800 से लेके 1,000 की संख्या में जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। अब देखिए स्वास्थ्य गतिशीलता रिपोर्ट 2022-23 और 2025 के अपडेट के आधार पे है। पूरी की पूरी थ्योरी अपडेटेड हम बताएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य संगठन 4 मुख्य स्तरों पे काम करता है। जो अपना ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये 4 मुख्य स्तर पे 4 लेवल पे काम करता है। कौन कौन से? पहला तो भैया राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगा, फिर उसके बाद राज्य स्तर पे, फिर जिला स्तर पर, फिर उसके बाद स्थानीय स्तर पे। अच्छा सर, दो लाइन आप राष्ट्रीय स्तर के बारे में बता दीजिए। राष्ट्रीय स्तर में जो भी स्वास्थ्य, इसमें जो भी चीज़ें रहता है, नीतियाँ वगैरह या फिर बजट, ये सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बनाता है, नीतियाँ बनाता है, बजट आवंटित करता है। कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आयुष्मान भारत हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हुआ, ये सभी राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नीतियाँ और बजट बनाता है। ठीक है, अब राज्य स्तर की बात करें तो ये राज्य स्तर में राज्य स्वास्थ्य विभाग नीतियों को लागू करता है। कौन लागू करता है नीतियाँ? राज्य स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, ये नीतियों को लागू करता है। उसके बाद जो आपका फीडिंग है और स्टाफिंग है, इसका मैनेजमेंट भी राज्य स्वास्थ्य विभाग करता है। ठीक है, राज्य स्तर पे। अब जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पे जो हमारे CMO हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये जिला स्तर पर समन्वय करते हैं, जिसमें जिला अस्पताल रहते हैं, CSC शामिल रहते हैं, PSC शामिल रहते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हमको यही वाला चीज़ ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, CSC PSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला चीज़। ठीक है, अब देखिए स्थानीय स्तर पे जो सब सेंटर रहते हैं, सामुदायिक स्तर पे जो आशा कार्य करती हैं, ठीक है, आशा कार्यकर्ता रहती हैं, वो स्थानीय समितियां जैसे कि VHSNC इन पे काम करती हैं। अब हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य घटक जैसे कि सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह जानकारी IPS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2022 दिशा निर्देश पर आधारित है, जो 2025 और 26 तक अपडेटेड है सरल भाषा में। ठीक है, अच्छा सर, आप ये क्यों आप बता रहे हो कि IPHS? क्योंकि ये भी लिख के आ जाता है डायरेक्ट, आपकी भर्ती परीक्षा में से लिखिएगा IPHS के अनुसार एक सब सेंटर का स्थापना कितनी जनसंख्या पे होता है। तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि IPHS हो सकता है IPHS का डाटा अलग हो। अब ये आपका सवाल ये आएगा कि सर IPHS अगर जैसे आपने कभी सुना ही नहीं है। अब ये प्रश्न बना था, छत्तीसगढ़ एनएम का पेपर हुआ था, डायरेक्ट ऐसे ही लिख के आया था कि IPHS के अनुसार। तो बहुत से कैंडिडेट गलत कर दिए, उनको लगा कि IPHS के अनुसार डाटा कुछ और होगा, इसीलिए IPHS लिखा गया है। लेकिन डाटा IPHS के अनुसार ही मान्य होता है। IPHS जो डाटा देगा वही डाटा सर्वमान्य होता है। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम देखेंगे सब सेंटर के बारे में। एक प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में भैया 3 प्रश्न आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो एक प्रश्न जरूर पूछेगा सब सेंटर कितनी आबादी पे एक सब सेंटर का स्थापना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, और किसके अनुसार? IPHS के अनुसार। तो
जो सब सेंटर रहते हैं, ये स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बुनियादी इकाई है। सबसे बुनियादी इकाई है। यह स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में काम करता है और ग्रामीण या फिर शहरी गरीब क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल प्रदान करता है। ठीक है। इसका फोकस रोकथाम, रोकना, ठीक है, प्रचार और बुनियादी इलाज पर। अच्छा, प्रचार जैसे कि कोई योजना है तो इसका प्रचार प्रचार करना, ठीक है, प्रचार प्रसार करना, प्रचार और बुनियादी इलाज पर है। 2022 आईपीएचएस के अनुसार यह आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा है, जहां टेली कंसल्टेशन और योग जैसी सेवाएं शामिल हैं। हम जनसंख्या देखेंगे, समान क्षेत्रों में 5,000 लोगों पर एक सब सेंटर रहता है। ठीक है। उसके बाद आदिवासी, पहाड़ी या फिर दुर्गम, तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आदिवासी लिख देगा या फिर पहाड़ी लिख देगा या फिर दुर्गम क्षेत्र लिख देगा, तो आपको समझ जाना है कि 3,000 लोगों पर वहाँ पे एक सब सेंटर रहते हैं। ठीक है। ये तीनों याद रखना, आदिवासी, पहाड़ी, दुर्गम, और समान क्षेत्र में 5,000। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में 15,000 से 20,000 लोगों पर मुख्य रूप से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में होता है। 2025 तक भारत में लगभग 1.7 लाख सब सेंटर कार्य करते हैं। ये हमने देख लिया जनसंख्या मानक। अब हम देखेंगे स्टाफिंग पैटर्न के बारे में सब सेंटर में। तो मुख्य स्टाफ जो रहते हैं सब सेंटर पे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ, एक नेतृत्व यही करता है, नेतृत्व और देखभाल यही करता है सीएचओ। ठीक है। उसके बाद बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसमें एक पुरुष रहता है, एक महिला रहता है। पूछेगा, हालांकि रहता नहीं है, लेकिन थियरी है, पढ़ना पड़ेगा, पूछ लेगा कितने रहते हो, तो एक एनम और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहते हैं। उसके बाद सहायक के रूप में कौन रहती है, आशा रहती हैं। कितनी जनसंख्या पे, 1,000 लोग या फिर 1,000 लोगों पे एक आशा रहती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में प्रति बस्ती पे डिपेंड करता है। ठीक है। सफाई और सुरक्षा कर्मी आउटसोर्स के माध्यम से भरे रहते हैं इसमें। ठीक है। शहरी शहरी में चिकित्सा अधिकारी एमओ रहता है, एक स्टाफ नर्स रहता है, एक पुरुष। ठीक है। तो वो शहरी की बात जब करें भैया, शहरी में तो चिकित्सा अधिकारी एमओ, एक स्टाफ नर्स और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहते हैं। अब कुल स्टाफ की बात करें तो अगर पूछ लेगा कुल कितने स्टाफ, तो आपको बताना है 4 से 6 लोग, जिसमें 15% छुट्टी ट्रेनिंग रिजर्व भी शामिल है। सीएचओ प्रतिदिन 20 मरीज देखता है, एनएम घर घर जाकर देखभाल करती हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। हाँ सर, ये समझ में आ गया। ठीक है। अब हम देखेंगे सब सेंटर के कार्य। तो सब सेंटर रोकथाम और प्रचार पर फोकस करता है। किस पे सर, रोकथाम और प्रचार पर फोकस करता है। मुख्य सेवाएं इसके जैसे कि गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल, एएनसी गर्भ जांच, उच्च जोखिम गर्भ की पहचान, समान प्रसव ट्रेनिंग के साथ नवजात की देखभाल, शिशु और किशोर स्वास्थ्य में जैसे कि विकास निगरानी, टीकाकरण, ARI, और आपका डायरिया का इलाज, किशोरों का पोषण, मानसिक स्वास्थ्य सलाह। तो ये सभी सब सेंटर पे काम होते हैं। परिवार नियोजन की बात करें तो ये भी सब सेंटर पे। परिवार नियोजन में क्या होता है, गर्भ निरोधक का वितरण जैसे कि कंडोम हुआ और गोलियां हुआ, फिर उसके बाद IUCD के बारे में बताना, सुरक्षित गर्भपात एमटीपी की सलाह, ये सभी सब सेंटर के अंतर्गत काम होते हैं। संक्रामक रोग के अंतर्गत कौन कौन से काम सब सेंटर के अंतर्गत होते हैं सर? संक्रामक रोग के अंतर्गत टीबी, मलेरिया, HIV का पता लगाना और इलाज। ठीक है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदारी लेना। गैर संचारी रोग के अंतर्गत उच्च रक्तचाप हुआ, मधुमेह हुआ, कैंसर की स्क्रीनिंग हुआ, दवा का अनुपालन हुआ, आँख, कान, दांत की देखभाल, समाज समस्याओं का इलाज और रेफरल। ठीक है। बुजुर्ग पैलेटिव केयर के अंतर्गत घरेलू दवा, दर्द प्रबंधन, ये सभी काम होते हैं सब सेंटर के अंतर्गत। अच्छा, सब सेंटर के अंतर्गत क्या कोई इमरजेंसी होता है? इमरजेंसी के रूप में प्राथमिक चिकित्सा होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। जैसे कि घाव जल गया, तो घाव जलना पे जो प्राथमिक उपचार हो सकता है वो प्राथमिक उपचार किया जाएगा, अगर बस की बात है, नहीं तो फिर रेफर किया जाता है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया सब सेंटर के अंतर्गत जो जो काम होते हैं। अच्छा, कुछ अन्य हैं जैसे कि जल की गुणवत्ता की जांच करना, स्वच्छता का प्रचार करना, स्कूल स्वास्थ्य सहायता करना, राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि टीबी हुआ, लेप्रोसी हुआ, टेली कंसल्ट, योग, आयुष एकीकरण,
और ग्राम स्वास्थ्य दिवस आयोजन, सेवाएं मुफ्त हैं और दवा 14 बुनियादी टेस्ट उपलब्ध हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं सब सेंटर के अंतर्गत। हमने सब सेंटर के बारे में सब कुछ देख लिया, जनसंख्या मानक देख लिया, कार्य देख लिया, और हम देखेंगे स्टाफ के बारे में समझ लिया। अब हम देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। देखिए, पीएससी ग्रामीण स्वास्थ्य का मुख्य केंद्र है, जो एच डब्ल्यू सी पीएससी के रूप में काम करता है। यह रोकथाम से लेकर बुनियादी इलाज तक प्रदान करता है। शहरी में यूपीएससी कहलाता है, अर्बन मतलब अर्बन पीएससी कहलाता है। 2022 में आईपीएचएस में इसमें 24/7 डिलीवरी पॉइंट बनाने पर जोर है। ठीक है, जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं पहले। पीएससी का जनसंख्या मानक क्या है। ठीक है, तो इसमें समान क्षेत्रों में, जो पीएससी के बारे में पहले समाज क्षेत्रों में देखते हैं, तो 30,000 लोगों पर एक पीएससी समान क्षेत्रों में। वहीं पे आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों या फिर दुर्गम क्षेत्रों में 20,000 लोगों पर एक पीएससी होता है। शहरी में 50,000 लोगों पर बहु विशेषज्ञ पॉली क्लिनिक 2.5 लाख से लेकर 3 लाख पर। ठीक है, 3 लाख पर। हालांकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं ये संपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इतना ही फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, इतना ही पॉइंट है कि जनसंख्या समान क्षेत्र में कितना होता है, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होता है। ठीक है, और वहीं पे अब हम देखेंगे 2025 तक भारत में लगभग 32,000 पीएससी हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं, ताकि अगर प्रश्न घुमा के आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, पीएससी के जो स्टाफिंग पैटर्न है, इसको हम देख लेते हैं। मुख्य स्टाफ जो रहते हैं एमबीबीएस, चिकित्सा अधिकारी, एक स्टाफ नर्स। ठीक है, और स्टाफ नर्स की संख्या, अच्छा, एमबीबीएस एक रहता है, स्टाफ नर्स 2 से लेकर 7, और ये 24/7 के लिए रहते हैं। फार्मासिस्ट एक रहते हैं, लैब टेक्नीशियन एक रहते हैं, एएनएम एक, और आपका स्वास्थ्य सहायक पुरुष और महिला एक, प्रत्येक। ठीक है, और सहायक के रूप में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट रहते हैं, विजन फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, काउंसलर रहते हैं, डेंटल असिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पीएससी में विशेषज्ञ रोटेशन जो रोटेट होते रहते हैं, जैसे कि स्त्री रोग, बाल रोग, ये सभी रहते हैं। कुल स्टाफ की बात करें तो 10 से 20 एमओ प्रतिदिन 75 मरीज देखता है। एमओ प्रतिदिन 75 मरीज देखता है। ठीक है, अच्छा, पीएससी के कार्य हम देखेंगे। पीएससी 12 पैकेज वाला व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, गर्भ और बच्चे की देखभाल इसमें होता है। बाल स्वास्थ्य टीकाकरण, विकास जांच, कुपोषण प्रबंधन और परिवार नियोजन होता है। ठीक है, परिवार नियोजन में जैसे कि गर्भ निरोधक, एमटीपी और मेडिकल तरीके से। किशोरों का स्वास्थ्य के बारे में, जैसे कि पोषण, मानसिक स्वास्थ्य सलाह, संक्रामक रोग के बारे में, जैसे कि मलेरिया, टीबी, लेप्रोसी, इन सभी का इलाज, राष्ट्रीय कार्यक्रम। और जैसे कि असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, जैसे कि स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट होता है पीएससी के अंतर्गत। और आँख कान की देखभाल, बोर्डिंग पेल्टिंग, तो जो भी ऊपर हमने देखा सब सेंटर के बारे में, वही आपका पीएससी में भी होता है। अच्छा, यहाँ पे बेड की भी संख्या शायद रहती है। हाँ सर, बेड 2 से 6 रहते हैं। लेबर रूम रहता है। ठीक है, लैब 100 टेस्ट प्रतिदिन के हिसाब से जो किया जा सके, उसके हिसाब से एक लैब रहती है। दवाएं मुफ्त में देने की व्यवस्था रहती है पीएससी के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे सीएससी, तो इसका पहले परिचय हम देखेंगे सीएससी का। तो सीएससी माध्यमिक देखभाल का केंद्र है, जो फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में काम करता है। ठीक है, सीएससी किसके रूप में काम करता है सर? फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में काम करता है। ठीक है, यह पीएससी से रेफरल लेता है और विशेषज्ञ सेवाएं देता है। किससे रेफरल लेता है? पीएससी से रेफरल लेता है और विशेषज्ञ सेवाएं देता है। शहरी में अर्बन सीएससी के नाम से भी बोलते हैं, यू सीएससी जिसे आप अर्बन बोल सकते हो। जनसंख्या इसकी देखेंगे तो समान क्षेत्रों में 1,20,000 लोगों पर एक सीएससी, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में 80,000 लोगों पर। 2025 तक भारत में लगभग कितने 6,500 सीएससी हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, पूछ भी सकता है। अगर इसके स्टाफ के बारे में देखें तो विशेषज्ञ, सामान्य सर्जन, चिकित्सक, स्त्री रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, और सहायक में जैसे कि नर्स, मिडवाइफ 7 रहते हैं, फार्मासिस्ट एक रहते हैं, लैब टेक्नीशियन एक, रेडियोग्राफर एक, वार्ड बॉय, स्वीपर, धोबी, चौकीदार, ये सभी रहते हैं। कुल स्टाफ की बात करें तो भैया 20 से लेकर 30 स्टाफ रहते हैं। विशेषज्ञ प्रतिदिन 60 मरीज देखते हैं। विशेषज्ञ जो रहते हैं
प्रतिदिन 60 मरीज देखते हैं। सीएससी का कार्य देखें तो विशेषज्ञ सेवाएं जैसे कि शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी, मेडिसिन, ये सभी निरीक्षण का काम, इलाज का काम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रजनन, अन्न, रक्त संग्रह, लैब, समाज सेवाएं, ये सभी अगर कभी कोई पूछ लेगा कितने बेड की व्यवस्था रहती है तो 30 बेड, ओटी, लेबर रूम और ब्लड बैंक भी रहते हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डीएच जिला स्तर पर माध्यमिक देखभाल प्रदान करता है, सीएससी से रेफरल लेता है और ये प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है। अब एसडीएस मतलब कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब उप जिला, छोटे छोटे जिलों में ये रहते हैं। अब जनसंख्या की बात करें तो भैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक बेड प्रति 1000 लोग, एक बेड प्रति 1000 लोगों पे एक बेड रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ये आवश्यक है जो स्टैंडर्ड बना है। जिला जनसंख्या के आधार पे 50 से लेकर 500 बेड, मतलब कि एक जिला की जनसंख्या के आधार पर वो डिपेंड रहता है। मतलब 50 बेड तो मिनिमम मान के ही चलोगे, 50 बेड तो होना चाहिए, 50 बेड या फिर 500 बेड। अगर संख्या ज़्यादा है तो भैया 50 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 50 से लेकर 500 बेड, मिनिमम तो 50 बेड होना ही चाहिए। अब 5 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में क्या रहते हैं सर, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं। ठीक है। बड़े में एक एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रति 10 लाख तक रहते हैं। ठीक है। 2025 तक भारत में लगभग 800 से लेकर 1000 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। स्टाफिंग पैटर्न के बारे में देख लेंगे। विशेषज्ञ रहते हैं, मेडिसिन सर्जरी, ठीक है, गायनकोलॉजिस्ट रहते हैं, पीडियाट्रिक रहते हैं, आर्थो रहते हैं, ठीक है, एएनटी वाले रहते हैं, आप तो डेंटल रहते हैं, पैथोलॉजिस्ट रहते हैं। ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान, मतलब पूरी सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो रहना ही चाहिए। असहायक नर्स रहते हैं 1 से लेकर 6 तक। आपका लैब टेक रहते हैं 8 से 9, ठीक, 1 से 6, 1:6 बेड, मतलब कि जो सहायक नर्स रहते हैं 1:6 बेड के हिसाब से रहते हैं। ठीक है। मतलब 6 बेड पे एक सहायक नर्स रहते हैं। ठीक है। उसके बाद 8 से 9 फार्मासिस्ट रहते हैं, 4 काउंसलर फार्मासिस्ट, लैब टेक 8 से 9 और फार्मासिस्ट 4, 4 काउंसलर, 4 फिजियोथेरेपी, यहाँ से याद करना। जो सहायक नर्स रहते हैं वो 1:6 बेड के हिसाब से रहते हैं, मतलब कि एक सहायक नर्स 6 बेड को देखेगी। ठीक है। और जो लैब टेक रहते हैं ये कितने रहते हैं, लैब टेक 8 से 9 और फार्मासिस्ट 4, काउंसलर 4, फिजियो 2। ठीक है। तो आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है घुमा के कि बताओ भैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 बेड पे कितनी नर्सों की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है एक। कितने फार्मासिस्ट की आवश्यकता होते हैं, 8 से 9 फार्मासिस्ट। कितने काउंसलर की आवश्यकता होती है, तो ये भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि लैब टेक 8 से 9, फार्मासिस्ट 4, काउंसलर 4, फिजियो 2। ठीक है। अब हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट के बारे में देखेंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक रहता है, हॉस्पिटल मैनेजर एक रहता है। कुल स्टाफ की बात करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100 से लेके 500। ठीक है। 100 से लेके 500 बेड के लिए 200 से 500 लोग रहते हैं, मतलब डिपेंड करता है बेड के हिसाब से कुल स्टाफ। अगर 100 से लेके 500 बेड हैं तो इसके लिए 200 से लेके 500 स्टाफ रहते हैं कुल। कार्य आप देख लेना, ये सभी कार्य हैं, आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है। अब हम आएंगे प्रश्न को डायरेक्ट। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे निचली इकाई कौन सी है। सबसे निचली इकाई क्या है, सब सेंटर है। ठीक है। सबसे निचली इकाई जो है सब सेंटर है। ठीक है। सब सेंटर है। सब सेंटर के बाद क्या होता है सर, आपका पीएससी आता है। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, जो ग्रामीण से जुड़ा हुआ रहता है, तो सब सेंटर पहले आएगा, उसके बाद पीएससी आएगा। ठीक है। पीएससी आएगा, उसके बाद सीएससी आएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी आगे हम जो जो प्रश्न कराएंगे वहाँ पे बताते चलेंगे। तो सबसे निचली ये हो गया, फिर ये। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब ये व्याख्या आप खुद पढ़ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बता दो भैया IPHS 2022 के अनुसार सामान्य मैदानी क्षेत्र में उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित होते हैं। मैदानी क्षेत्र में, समान मैदानी क्षेत्र में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 5000। ठीक है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि जो सब सेंटर रहते हैं इसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन होता है, तो कौन रहता है, अभी हम पढ़ाए हैं, तो कौन करता है भैया, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ये आप पढ़ लेना। अब हम देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC समान क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया। समान क्षेत्र की बात
बोला जा रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 30,000 की जनसंख्या पे एक पीएससी। फिर पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी को प्रथम रेफरल इकाई क्यों कहा जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट सीएससी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ विशेषज्ञ सेवाएं और सर्जरी उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ विशेषज्ञ सेवाएं और सर्जरी उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीएचएस 2022 के अनुसार सीएससी कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? आईपीएचएस 2022 के अनुसार सीएससी कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है समान क्षेत्र में? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, 1,20,000। ठीक है, चलिए अब फिर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिला अस्पताल स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पर आता है? ठीक है, जिला अस्पताल स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पर आता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक स्तर पर। ठीक है, देखिए आप फर्स्ट बोल सकते हो कि प्राथमिक क्या आएगा? प्राथमिक में क्या आता है सर? पीएससी आ सकता है और क्या आ सकता है? सब सेंटर आ सकता है प्राथमिक। द्वितीयक में क्या आता है? सीईएससी आता है। और तृतीयक में क्या आएगा? मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखिए। प्राइमरी पूछे या प्राथमिक स्तर पूछे, जो सब सेंटर रहते हैं या फिर जो पीएससी रहते हैं, ठीक है, जो पीएससी रहते हैं या फिर जो सब सेंटर रहते हैं, ये सभी क्या होंगे? प्राथमिक होंगे। क्या होंगे? प्राथमिक स्तर होंगे। अच्छा सर सेकेंडरी आप बता दो, द्वितीयक में बता दो। द्वितीयक में वो सभी आते हैं जो आपका सीएससी रहता है। ठीक है, जो आपका सीईएससी रहता है, जो सीएससी रहता है ये द्वितीयक में आएगा। तृतीयक में या फिर तृतीय स्तर पे कौन आएगा? तृतीयक में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जिला अस्पताल स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पर आता है? जिला अस्पताल की बात बोली जा रही है। तो भैया ये तृतीयक स्तर पर आता है। अब हम पढ़ेंगे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र मुख्य रूप से किस पर फोकस करते हैं? तो भैया ये व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सब सेंटर हैं इनके मुख्य कार्यों में से एक कार्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कार्य नहीं है सब सेंटर पे? तो भैया मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल ये तो है, परिवार नियोजन परामर्श ये भी है। ठीक है, उसके बाद क्या? जटिल सर्जरी नहीं है। ठीक है, जटिल सर्जरी ये सब सेंटर पे नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि पीएससी 24/7 सुविधा वाले केंद्रों में कितने बेड आवश्यक होते हैं? पीएससी जो 24/7 सुविधा वाले बेड में कितने बेड की आवश्यकता होती है? तो अभी ऊपर आपने पढ़ा है 10 बेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 24/7 पीएससी एच डब्ल्यू सी पीएससी में कम से कम 10 बेड तथा लेबर रूम की सुविधा होती है। अब सीएससी में आवश्यक विशेषज्ञ की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक है, सीएससी में आवश्यक विशेषज्ञ की संख्या कितनी रहती है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4 रहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्वास्थ्य संगठन के कितने मुख्य स्तर हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हमने चारों स्तर के बारे में आपको बताया, राष्ट्रीय स्तर बताया, राज्य स्तर बताया, ग्रामीण सभी स्तर के बारे में मैंने बताया। ग्रामीण स्तर के बारे में बताया और स्थायी स्तर के बारे में बताया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से किस स्तर पर कार्य करती हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है सर, ये सब सेंटर या फिर ग्राम स्तर पे। ठीक है, अगर स्थानीय स्तर लिखा होता तो आपको स्थानीय स्तर मान लेना था, लेकिन यहाँ पे स्थानीय स्तर नहीं दिया है, उपकेंद्र और ग्राम स्तर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कब शुरू किया गया? तो एनएचएम कब शुरू किया गया सर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 2005 में। आईपीएचएस दिशा निर्देश के अनुसार हालिया। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आईपीएचएस, अब देखिए आईपीएचएस में जो संशोधन हुआ था ये लास्ट 2022 में हुआ था, तो इसलिए हम आईपीएचएस 2022 लिख रहे हैं। ठीक है, 2023 में नहीं हुआ, 2024 में नहीं हुआ, 2025 में हुआ था जो भी संशोधन हुआ था। ठीक है, जो भी इसके दिशा निर्देश आए थे 2022 में ही आए थे। आईपीएचएस दिशा निर्देश सबसे हालिया मतलब कब अपडेट हुआ है? तो 2022 में। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे सब सेंटर में जल गुणवत्ता परीक्षण कौन सी सेवा का हिस्सा है? पूछा जा रहा है कि
सब सेंटर में जल की क्वालिटी परीक्षण, तो भैया ये स्वच्छता, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सीएससी के कार्यों में पीएससी की देखरेख शामिल है, हाँ, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि सीएससी के कार्यों में पीएससी की देखरेख शामिल है, हाँ भैया शामिल है। किसका क्या करता है? निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है, ठीक है। सीएससी के कार्यों में क्या पीएससी की देखरेख शामिल है? मतलब कहने का मतलब जो सीएससी रहता है ये पीएससी की देखरेख करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो क्या करता है? निरीक्षण करता है और पर्यवेक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जिला अस्पताल में जन्म हुआ, मृत्यु पंजीकरण हुआ, ये कौन सी सेवा से संबंधित है? तो ये कौन सी सेवा से संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन स्वास्थ्य सेवा, ठीक है। केवल सर्जरी नहीं, केवल एनसीडी नहीं, केवल 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 लिखा है तो आप काट देंगे, वैसे भी हमने आपको ट्रिक भी बता के रखा है। फिर से पूछा जा रहा है कि जो भी स्वास्थ्य संगठन है इसकी ऋण किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नर्स और एएनएम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 तक भारत में कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं? पूछ लेगा डायरेक्ट, कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं लगभग में आपको बताना है। इसका करेक्ट हो जाएगा सर, ऊपर आपने थियरी में बताया था 1.7 लाख, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेफरल सिस्टम के बारे में। तो रेफरल की पूरी थियरी आप देख लेना, ठीक है। पीडीएफ हम जब भेजेंगे आपको वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। एमसी थोड़ा डब्ल्यूएचओ के बारे में भी जान लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष स्वास्थ्य एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। 2025 तक इसमें 194 सदस्य देश हैं। डब्ल्यूएचओ विश्व स्तर पर स्वास्थ्य जानकारी और नीतियों का मुख्य केंद्र, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें गलत लिख दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा ऐड किया गया फालतू में। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य पूछ लेगा तो डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य दुनिया के हर व्यक्ति को उच्च क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सेवा देना, ठीक है। भूमिका और कार्यक्षेत्र पूछ लेगा तो ये सारे भूमिका और कार्यक्षेत्र हैं, आपको ध्यान में रखना है। डब्ल्यूएचओ कई क्षेत्रों में काम करता है, जैसे कि संक्रामक रोग हुआ जैसे HIV, एड्स, मलेरिया, टीबी, इनका नियंत्रण करना। गैर संक्रामक रोग जैसे कि डायबिटीज और कैंसर। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा करना। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देना। बुजुर्ग की देखभाल, व्यावसायिक स्वास्थ्य, नशीले पदार्थों का नियंत्रण करना। प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं डब्ल्यूएचओ का भैया? तो उपलब्धियां पूछ लेगा तो स्मॉल पॉक्स, चेचक 1980 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ये उपलब्धि है डब्ल्यूएचओ का। पोलियो के मामले में 99% से ज़्यादा कमी। 2025 तक जंगली पोलियो वायरस के केवल कुछ क्षेत्रों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बचा है, लेकिन पूरी तरह समाप्ति के करीब है। मलेरिया, टीबी और HIV पर बड़े कार्यक्रम चलाए, आवश्यक दवाओं की सूची बनाई और टीकाकरण को बढ़ावा दिया। क्षेत्रीय कार्यालय 6 क्षेत्र हैं, कौन कौन से इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं? जैसे कि अफ्रीका में, अमेरिका में वाशिंगटन DC, दक्षिण पूर्व एशिया जो अपना नई दिल्ली भारत में है, ठीक है, नई दिल्ली भारत में है। तो 6 क्षेत्रीय हैं इसके, आप एक बार देख लेना। यूनिसेफ के बारे में देख लेना, यूनिसेफ से पूछता है। तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए विशेष एजेंसी है, ठीक है। यूनिसेफ किसके लिए एजेंसी है? तो बच्चों के लिए विशेष एजेंसी है। स्थापना कब हुआ था? 1946 में शुरू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए ये इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? न्यूयॉर्क, USA में, ठीक है। यह डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को आदि के साथ मिलकर काम करता है। यूनिसेफ किसके साथ मिलकर काम करता है? तो यूनेस्को के साथ और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम करता है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 190 प्लस देशों के साथ ये काम कर रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर ये यूनिसेफ फोकस है। ध्यान में रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर ये यूनिसेफ फोकस है। नेक्स्ट हम देखेंगे PSC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PSC स्तर पर स्वास्थ्य टीम के कार्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य टीम के ये सभी कार्य हैं, ठीक है। पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। पूछ लेगा पब्लिक हेल्थ नर्स के कार्य क्या हैं? तो ये भी पब्लिक हेल्थ नर्स के कार्य हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ नर्स के कार्य हैं, पूछ लेगा। चलो बताओ एएनएम की मुख्य जिम्मेदारियां क्या है? तो ये सभी एएनएम की मुख्य जिम्मेदारियां हैं,
ठीक है। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एएनएम की? सब सेंटर का मैनेजमेंट और रिकॉर्ड रखना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना, टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, परिवार नियोजन, कुपोषित बच्चों की पहचान और इलाज, नैतिकता के नियम, सभी लोगों को सम्मान, धर्म, जाति से ऊपर देखना, गोपनीयता बनाए रखना, टीम के साथ सहयोग करना, स्वच्छ और सकारात्मक व्यवहार रखना, रेफरल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि रेफरल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मरीज को निचले स्तर से ऊपरी स्तर की स्वास्थ्य सुविधा पर भेजना। अब देखिए ट्राइज सिस्टम जो अपनाते हो, ठीक है, ट्राइज सिस्टम के अनुसार जो सेकंड श्रेणी है इससे में किस स्थिति में मरीज रहते हैं? तो आप बोलेंगे तत्काल इलाज से जीवन बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर पूछा जा रहा है कि रेफरल स्लिप में अनिवार्य रूप से क्या नहीं लिखा जाता है? अनिवार्य रूप से क्या नहीं लिखा जाता है? मरीज का नाम और पता लिखा जाता है, रेफर करने का कारण लिखा जाता है, मरीज का बैंक खाता नंबर यही नहीं लिखा जाता है, रेफर करने वाले व्यक्ति का नाम भी लिखा रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर ही इनमें से कोई नहीं? नहीं भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। पूछा जा रहा है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। अब पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, भारत, सॉरी, ये भारत में स्थित है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय। अगर भारत में पूछ ले तो तब आपको नई दिल्ली लगाना है, ठीक है। पूछ रहा है कि WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि 2025 तक WHO के कितने सदस्य देश हैं? तो 194। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि WHO ने किस बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है? तो आपको उत्तर होगा कि सर चेचक को पूरी तरीके से WHO ने समाप्त कर दिया है। यूनिसेफ की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो भैया किस उद्देश्य से? जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जो बच्चे प्रभावित थे उन्हीं को पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था यूनिसेफ, ठीक है। ये बच्चों पे आधारित है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि जो PSC है इस पर स्वास्थ्य टीम का नेता कौन होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा भैया? जो होता है नेता वो चिकित्सा अधिकारी रहता है PSC पर। फिर से पूछा जा रहा है कि ग्राम स्वास्थ्य गाइड का चयन कैसे होता है? तो समुदाय द्वारा गांव से ही चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनम का मुख्य कार्यक्षेत्र नहीं है, टीकाकरण है, प्रसव पूर्व जांच है, बड़े शैल चिकित्सा ऑपरेशन करना। नहीं भैया, एनम नहीं करती हैं, सर्जरी का काम कहाँ हो जाएगा? आप गलत बोले हो। दाइयों को कितने दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है? जो भी दाई रहती हैं कितने दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 30 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, 30 डेज का। फिर से पूछा जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ नर्स का मुख्य कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि रेफरल सिस्टम में श्रेणी 3 की स्थिति कैसी होती है? तो भैया तत्काल इलाज जरूरी, या फिर मामूली जीवन को खतरा नहीं, या फिर इलाज से जीवन नहीं बच सकता है। तो आप बोलोगे कि सर हाँ डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला, मामूली जीवन को खतरा नहीं। अच्छा, मामूली जीवन को खतरा नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आई थिंक श्रेणी में समान समस्याएं होती हैं जिनमें देरी से इलाज संभव है, ठीक है। हाँ ठीक है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया मतलब नई दिल्ली में है, भारत की बात बोली जा रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नैतिकता में क्या शामिल नहीं है? तो मरीज को गोपनीयता बनाए रखना है, जाति धर्म से ऊपर सेवा करना, क्या है, मरीज से पंगा लेना, पैसे मांगना, पंगा नहीं, मरीज से पैसे मांगना, क्या ये काम है? आप बोलोगे कि नहीं सर ये गलत बोल दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप बोलेंगे, पूछेंगे कि भाई जो MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के कार्यक्रम में एक उप केंद्र पर कितनी जनसंख्या के लिए नियुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी 5000 पे, ठीक है, 5000 पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कुपोषण के शिकार बच्चों की पहचान करना किसका प्रमुख कार्य है? तो आप बोलोगे कि महिला स्वास्थ्य का
करता एनम का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा में कौन शामिल शामिल होते हैं? तो सभी सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि। फिर आपसे पूछिएगा कि भाई बताओ भारत में फर्स्ट रेफरल यूनिट मुख्य रूप से किसे कहा जाता है? तो अभी अब ऊपर आपने देखा CSC को कहा जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा फर्स्ट रेफरल यूनिट से मरीज मरीज मुख्य रूप से कहाँ से आते हैं? तो कहाँ से आते हैं ये? या तो सब सेंटर से या तो PSC से। जो भी भैया CSC पे मरीज आएंगे, कहाँ से आएंगे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तो आएंगे नहीं, उसकी निचले स्तर से ही आएंगे ना। निचले स्तर से जैसे कि PSC और आपका सब सेंटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में प्राइमरी लेवल मुख्य रूप से कौन से केंद्रों से बनता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, प्राइमरी लेवल बात बोली जा रही है तो भैया ये सब सेंटर और PSC। ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको बताया ना कि प्राइमरी में क्या क्या आता है, प्राइमरी में क्या क्या आएगा, सब सेंटर आएगा, PSC आएगा। द्वितीयक में क्या आएगा सर, या फिर सेकेंडरी में क्या आएगा, CSC आएगा। तृतीयक में क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा। ये ऊपर हमने आपको अच्छे से बताया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी लेवल का मुख्य केंद्र कौन सा है जहाँ फर्स्ट रेफरल होता है? तो सेकेंडरी में अभी हमने आपको बताया कि CSC। ठीक है, प्राथमिक देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, तृतीय क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सेकंड रेफरल मुख्य रूप से किस स्तर पर होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSC से जिला अस्पताल या फिर तृतीय के स्तर। अरे भैया जो CSC से मरीज हैं, ठीक है, जो CSC से मरीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ही जाएंगे ना, तो क्या उसको बोलेंगे? भारत में सेकंड रेफरल बोलेंगे। फर्स्ट रेफरल कौन होता है? CSC तो फर्स्ट रेफरल हो गया। ठीक है, अब जो CSC पे मरीज आ रहे हैं, PSC या फिर सब सेंटर से जो मरीज आ रहे हैं CSC पे, वो फर्स्ट रेफरल, तो फर्स्ट रेफरल आप CSC को बोलोगे। CSC 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 से जो मरीज आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजोगे उसको क्या बोलोगे आप? तृतीयक बोलोगे। ठीक है, तृतीयक स्तर से, या फिर सेकंड रेफरल बोलोगे। ठीक है, सेकंड रेफरल बोलोगे। फर्स्ट रेफरल किसको बोलोगे? CSC को। सेकंड रेफरल किसको बोलोगे? जिला अस्पताल को बोलोगे। ठीक है, मतलब कि CSC से जिला अस्पताल या फिर तृतीयक स्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि सब सेंटर मुख्य रूप से किस स्तर का हिस्सा है? तो किस स्तर का है? प्राइमरी का। भी ऊपर आपने पढ़ा अच्छे से। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा हो गया, आई थिंक बहुत प्रश्न हो गया, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इतना ही जो प्रश्न हमने करवा दिया आपके भर्ती परीक्षा में इसी में से आएगा। ठीक है, कितना आएगा सर? 2 से 3 प्रश्न आएगा। तो इसी जो हमने MCQ करवाया इसी MCQ से आएगा। अगर आप थियरी भी नहीं पढ़ोगे, MCQ खाली पढ़ के जाओगे तो भी आप प्रश्न डायरेक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें मोटिवेट रखने का काम आप लोग करेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द वो 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएँ। हमने वैसे ही ऐसे मजाक मजाक में आपको 3 टॉपिक तो करवा दिया, 38 टॉपिक में से अभी हम सीरियस होकर नहीं पढ़ा रहे हैं। जिस दिन सीरियस होंगे ना उस दिन एक ही दिन में 500 MCQ करवा देंगे। ठीक है, तो अभी मजाक मजाक में ही चल रहा है कि धीरे धीरे चलते देते रहिए। आप लोग का भी फीडबैक जान लें कि आप लोग भी चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।